हमारे साथ खास मेहमान, खास बातचीत में नरेश शर्मा, पूर्व विधायक बादली से खास बातचीत में बने हुए वाद विवाद चल रहा है दो बड़े ब्राह्मण नेताओं का। एक दादा गौतम राम कुमार जी बोलते हैं सफरीदो विधानसभा क्षेत्र से, और एक अरविंद शर्मा जो मंत्री जी हैं गोहाना से, और विधानसभा में आपने भी देखा होगा जब सफेद कपड़े पहन लिए और राजनीति शुरू कर दी तो 36 बिरादरी का विश्वास कायम रखना चाहिए, 36 बिरादरी की बात करनी चाहिए। और ये गुड़ गोबर जो घोड़न लाग रहे हैं, ये मर्यादाओं का हनन है विधानसभा का। और अत्यधिक दुख जब हुआ जब वहां इनको न्यान्ति देने के बजाय अध्यक्ष महोदय भी हंसते हुए देखे गए हैं कि ये गौतम की अरविंद की लड़ाई है। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ये लड़ाई तो सत्ता हथियाने की मंत्री पद की है। अब दादा गौतम को अरविंद शर्मा से शिकायत क्यों है? अरविंद शर्मा खुद तो बने नहीं, जनता ने चुन के भेज दिया, हाईकमांड ने मंत्री बना दिया। दादा गौतम भी दिल्ली पड़ा था, कई भाई बहन तो बीजेपी के बता रहे थे कि मेरे वजह से बीजेपी जीत गई है, मेरे को डिप्टी सीएम बनाओ। तो ना अगर बनाया तो बीजेपी के हाईकमांड ने बनाया, उनकी छाती में टक्कर मार। या विधानसभा की मर्यादाओं का हनन क्यों कर रहे हो आप? अरविंद शर्मा डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक भी खोला था और वो भाग्यशाली आदमी है। उसके कर्म में लिख रखे है राजयोग, किसी के पाड़े थोड़ी पट्टे की, ये डट्टे थोड़ी डट्टे। ये अरविंद का और दादा गौतम का रोड़ा है नहीं, रोड़ा है मंत्री पद का। दादा गौतम की लड़ाई यह है कि मैं मंत्री क्यों कर बनूं, जो है ठीक है। बीजेपी अगर उसको शिकायत है तो बीजेपी हाईकमांड से जाकर मारे छाती में टक्कर, वहां करे शिकायत, वहां करे अपनी दलील अपील। अब आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा है ना, तो आप चौटाला साहब को भी छोड़ दिया आपने, हुड्डा साहब को पहले ही ठंडा पानी पी के आपने कोसा है, शराब दिया, ब्राह्मण का शराब लग गया। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने हुड्डा को ना शराब दिया ना कोसा, मैंने दिल की लगी और दर्द दिल बयां किया है। अब उसमें कौन कौन सी बात फिट बात बैठ गई वो मैं अनुभव के आधार पर बोलूं। पढ़ तो मैं काशी जी पढ़े और तो ब्राह्मण ना, मैं तो अनपढ़ ब्राह्मण हूं कि भाई दूध की रुखाली बिल्ली है। हुड्डा साहब अपने मुकदमे से बचने के लिए बीजेपी से हाथ मिला रहा है। कांग्रेस की सत्ता बनने का कोई संभावना है ही नहीं। ये जो कांग्रेस की जूतियों में दाल बट रही है, बंदर बाट हो रहा है, सत्ता तो गई 700 कोस दूर चली, 100 कोस नहीं। कांग्रेस पार्टी का यही नेतृत्व तो रहा, तो भविष्य में कभी सत्ता की उम्मीद ना करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो मेरे को दर्द दिया 30 साल की साधना बंकरी, और टिकट मैं ले रहा था और पिता पुत्र वोट दूसरे निर्दलीय की मांग रहे थे, तो ये कलंक नहीं था कि कांग्रेस पार्टी पे। और फिर इनकी कौन सी पार्टी है? ये पार्टी में किस्से में बैठे हैं, जिस थाली में खाऊं में छेद करे हैं, मिल रहे किस्से तो हैं, गुण किस्से का गांव है। दिन में दूसरी पार्टी में हो, रात ने दूसरा हाथ में लाया है। वैसे इनका काम होने जा रहा है, जल्द से जल्द इनको बाहर किया जा रहा है। बेशरम हुए पड़े हैं, रात ने बीजेपी हड़ताल मिले, दिन में कांग्रेस की जय बोलते हैं। बेशरम हुए पड़े, इज्जत तक में रह नहीं रही कि बताऊंगा समय आने पर और बहुत कुछ घटनाएं घटनी है। इनको तो मैं इस टाइम भी बताऊंगा, 20 साल जी है तो जिस तरह भजनलाल का छोरा कुलदीप टिकट की लाइन में लाग रहा था ना, इस तरह इन्हें भी लाइन में लागना पड़ेगा किसी न किसी पार्टी में। अब तो कांग्रेस की वोटों पर दमनकारी नीति अपना के कूद रहे हैं ना, फिर मेरा पट्टेगा। अब कांग्रेस की वोट साइड में होती है, कितना वजूद है, कितनी ताकत है, कितनी सीट ले आऊंगे, अपनी भी नहीं हार जा तो छोड़ दो तो सही। एक क्यों कलंकित कर रहे हो पार्टी ने? कति खत्म करके मानोगे? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज बादली विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ खास मेहमान, खास बातचीत में नरेश शर्मा, पूर्व विधायक बादली से खास बातचीत में बने हुए कई विषयों पे बातचीत करेंगे, क्योंकि कई जो नेता हैं
जो ब्राह्मण बड़े बड़े जो नेता हैं या छोटे हैं, बात चलती है कि ब्राह्मण समाज को नेताओं ने आज तक कुछ नहीं दिया। ये भी खुद भी नेता रह चुके हैं, इनसे भी बात करने का फर्ज बनता है, इनसे जानने की वो भी कोशिश करेंगे। और फिलहाल जो वाद विवाद चल रहा है पूरे प्रदेश में, वो बात किसी से छुपी नहीं है। विधानसभा में मंगलवार को जिस तरीके से वार्तालाप हुआ विधानसभा में गोबर और जलेबी पे, तो वो बातचीत भी करेंगे। और साथ साथ में हम पूछेंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार है, किस तरीके से देखते हैं नरेश शर्मा इस सरकार को। और हुड्डा साहब को खाली पेट पानी पी पी के कोसा नरेश शर्मा जी ने कई बार हमारे इंटरव्यू में कि ब्राह्मण का श्राप लगेगा, ब्राह्मण का श्राप लगेगा। तो कहने कि वो श्राप सही सिद्ध हुआ, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और अभय चौटाला का क्या हाल बेहाल है, फिलहाल वो भी कहीं ना कहीं खड़ा होने का कोशिश कर रहे हैं। ये खुद उनकी पार्टी में रह चुके हैं, बहुत अच्छा खासा पद था इनके पास राष्ट्र का, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। आपका भी यहाँ निवास स्थान आपका ही है, वैसे तो पहुँचने पर जी स्वागत है जी। फिलहाल वाद विवाद चल रहा है दो बड़े ब्राह्मण नेताओं का। एक दादा गौतम राम कुमार जी बोलते हैं सफरीदो विधानसभा क्षेत्र से, और एक अरविंद शर्मा जो मंत्री जी हैं गोहाना से। और विधानसभा में आपने भी देखा होगा 1 मिनट के लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं वहाँ पे, और वार्तालाप किस तरीके से हो रहा है। एक तरफ तो कहते हैं कि ब्राह्मण एक उच्च कोटि में आता है, वाणी बहुत अच्छी होती है, सबको एक दिशा देता है। ये दूसरी तब हो क्या रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नेता बिरादरी से संबंधित तो हो सकता है, किसी न किसी कुल में, किसी न किसी बिरादरी में हर वर्ग का आदमी जन्म लेता है। लेकिन जब सफ़ेद कपड़े पहन लिए और राजनीति शुरू कर दी, तो 36 बिरादरी का विश्वास कायम रखना चाहिए, 36 बिरादरी की बात करनी चाहिए। और ये गुड़ गोबर जो घोड़न लाग रहे हैं, ये मर्यादाओं का हनन है विधानसभा का। और मैं तो बड़े दुख का विषय है, ये बड़ा गंभीर विषय है ये, कि जिस उम्मीदों से जनता ने इनको चुन कर भेजा था, उन उम्मीदों पर जनप्रतिनिधि खरे नहीं उतर रहे, और निजी हित और निजी स्वार्थ इतने प्रिय हो गए इनको कि विधानसभा की मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं, जनता के विश्वास को तोड़ रहे हैं। और अत्यधिक दुख जब हुआ, जब वहाँ इनको न्यान्ति देने के बजाय अध्यक्ष महोदय भी हंसते हुए देखे गए हैं। और वो मैं ये नहीं कह रहा, वो टीवी पर भी चले है और बाइटों में भी आ रहा है, भिन्न भिन्न साथी हैं जो चैनलों वाले, उन्होंने भी प्रस्तुत किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए काम करो, अपने विधानसभा क्षेत्र के उज्जवल भविष्य के लिए काम करो, विकास के लिए काम करो, और मर्यादाओं का हनन ना करके जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठ के 36 बिरादरी के जन कल्याण की योजनाओं को अमली जामा पहनाओ। और व्यक्ति विशेष पर, एक दूसरे पर हमले करने से इस विधानसभा को कुरुक्षेत्र की रणभूमि बनाने से बाज आ जाओ, नहीं तो अगली बार जनता ऐसी पटकनी देगी कि समझ में नहीं आओगी। आप लोगों को वहाँ गुड़ गोबर घोलने के लिए नहीं भेजा था। और ये लड़ाई ये नहीं है कि ये गौतम गिर अरविंद की लड़ाई है, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ये लड़ाई तो सत्ता हथियाने की मंत्री पद की है। अब दादा गौतम को अरविंद शर्मा से शिकायत क्यों है? अरविंद शर्मा खुद तो बने नहीं, जनता ने चुन के भेज दिया, हाई कमांड ने मंत्री बना दिया। दादा गौतम भी दिल्ली पड़ा था, कई भाई भी तो बीजेपी के बता रहे थे कि मेरे वजह से बीजेपी जीत गई है, मेरे को डिप्टी सीएम बनाओ। तो ना अगर बनाया तो बीजेपी के हाई कमांड ने मैं बनाया, उनकी छाती में टक्कर मार। या विधानसभा की मर्यादाओं का हनन क्यों कर रहे हो आप? और रही दूसरी आरोप प्रत्यारोप की बात, ये निराधार बातें हैं। अरविंद शर्मा मेरे गांव का भाई है, और बचपन में वैसे तो ये झज्जर रहे हैं, और पीजीआई से यो नकली डॉक्टर नहीं, असली डॉक्टर है यो,
कदे कोई भ्रांति में हो गए डॉक्टर की डॉक्टर तो कंपाउंडर रह कर 4 दिन गोली कूट के और डॉक्टर लगा लियो। लेकिन विधानसभा में यह बात भी है कि बोले किसा डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर है, बोले डॉक्टर लगा रहा है। नहीं, डॉक्टर है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, और पीजीआई में ही कोर्स कराया है, और डॉक्टर डेंटल हॉस्पिटल रजौरी गार्डन इसने खोला भी था। और ये 100%, मैं गाँव का भाई हूँ, एक दूसरे से परिचित होते हैं समाज में। मैं बादली का है, अरविंद माजरा है, 5वां पाना है बादली का, कोई अंतर नहीं, 1 किलोमीटर का डिफरेंस नहीं, दोनों गाँव में 100 गज का डिफरेंस नहीं। दोनों गाँव अरविंद से इतना प्यार क्यों? नहीं, ये बात नहीं है अगर मैं कोई फेवर कर रहा हूँ या प्यार कर रहा हूँ, बातों में इतना भाई मैं जो ये बता रहा हूँ, मैं ये हकीकत बता रहा हूँ कि वो मेरे गांव का है, मेरा भाई है। प्यार की बात नहीं, मैंने तो पहले अरविंद को कहा गुड़ गोबर मत गोड़ो, नहीं कहा, अच्छी बात नहीं है। विधानसभा की मर्यादाओं का आनंद कर फिर कह रहा हूँ, मैं दावरा मानता भाई क्या है कि भी किस्से की भी, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो बात जो आई थी लेन देन की, क्या का डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, असली डॉक्टर है वो, नकली डॉक्टर कौन है? अकीर कंपाउंडर है यार, 4 दिन गोली कूट कर डॉक्टर लगा दिया और फर्जी डॉक्टर सिद्ध भी हो गया और फिर पोस्टर पाड़ते अंड नहीं। अरविंद शर्मा डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक भी खोला था और वो भाग्यशाली आदमी है। उसके कर्म में लिख रखे है राजयोग, किसी के पाड़े थोड़ी पट्ट है, किसी के डट्टे थोड़ी डट्ट है, कर्मों के हैं ये सौदे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, इसको छोड़ के लोकहित के मुद्दों पर, लोकहित के विषयों पर ध्यान देना चाहिए और उनको उठाना चाहिए और उनको अमली जामा पहनाने के लिए सरकार के साथ दोनों बीजेपी के हैं, आप बताओ। और फिर ये जो आदमी है, ये अरविंद का और दादा गौतम का रोड़ा है नहीं, रोड़ा है मंत्री पद का। एक बार पार्लियामेंट का अधिवेशन चल रहा था तो बीजेपी विपक्ष में थी, पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री था, तो वो जो शर्त थी पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे थे बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष का नेता था, तो वो शर्त मान ली गई बीजेपी की। वो फिर भी शोर मचा रहे थे, तो वो जो टी ब्रेक होया विधान पार्लियामेंट का, तो उसमें प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता इकट्ठे कॉफी पी रहे थे। तो पीवी नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि अब तो आपकी शर्तें मान ली, आपकी बात मान ली, हमने इसमें बदलाव कर दिया और अब पार्लियामेंट को सुचारू रूप से क्यों नहीं चलने दे रहे, अब भी आप शोर मचा रहे हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कही ये मुद्दों की लड़ाई नहीं है, ये कुर्सी की लड़ाई है। मैं ये चाहता हूं किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, इस कुर्सी से आप उतरो और मैं बैठूं। तो दादा गौतम की लड़ाई ये थोड़ी है कि अरविंद कौन है, कैसा है, क्या है। दादा गौतम की लड़ाई यह है कि मैं मंत्री क्यों कर बनूं, जो है तो ठीक है। बीजेपी अगर उसको शिकायत है तो बीजेपी हाईकमांड से जाकर मारे छाती में टक्कर, वहां करे शिकायत, वहां करे अपनी दलील अपील। यहाँ क्या संदेश जा रहा है? और ब्राह्मण कोई नेता नहीं है जी, ब्राह्मण कोई नेता नहीं है, ब्राह्मणा का कोई नेता नहीं है। ब्राह्मणा के नाम पर वोट जरूर बटोर लेते हैं, इनको प्रयोग जरूर करते हैं बेचारों का, और फिर जाकर निजी सर्वप्रिय हो जाते हैं। इनको अपने संतान सेट करनी होती है, इनको अपना आर्थिक रूप से विकास करना होता है, और अगर संतान से भी बात ना बनेगी तो ये रिश्तेदारों को भी विकसित करने में लग जाते हैं। इनको विधानसभाओं से और प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। नरेश शर्मा जी, आप भी तो विधानसभा में बोलते थे। हाँ। तो दूसरा दादा गौतम समझे आपको भी उस समय कहते हैं कि दादा राम कौर गौतम की तरह आप भी रफ भाषा का प्रयोग करते थे, चौटाला साहब के सामने उड्डा के कहने से आप अक्सर अड़ जाते थे, और ये पर्चे वर्ची ये बिल वगैरह पाड़ के वहीं भगा देते थे। तो आपका भी रवैया ऐसा ही नहीं? देखिए, बोलते थे पक्ष विपक्ष। मैं कांग्रेस पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी को अपनी मां समझता था, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदन के नेता थे। उसकी हर रूप से इमदाद करना, उसकी हर मुद्दे पर सुरक्षा करना, अपनी कांग्रेस पार्टी की सुरक्षा करना, वो हमारा दायित्व था, हमारा धर्म था। जिस सिंबल पर हम जीत कर गए हैं उसके लिए हम काम करेंगे, प्रदेश के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। और इस तरह का गुड़ गोबर हमने कभी नहीं गोड़ा। हाँ, हो सकता है भाई एजुकेशन कम है मेरी, अनपढ़ आदमी हूं मैं, कोई एक दो शब्द दाएं बाएं इधर उधर हो भी गया हो तो वो मेरी गलती थी, भ्रांति थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कहते चुनाव लड़ेंगे यहाँ विधानसभा क्षेत्र से बादली से, लास्ट मूवमेंट तक कहते रहे,
फिर क्या हुआ, क्या क्या आप पलायन करके बीजेपी में लास्ट में? ठीक कह रहे हो आप। मैं ना प्लान करके गया बीजेपी में, कैंडिडेट के आधार पर मैंने फैसला लिया और मैं चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन मेरी सर्वमान्य सम्मानित खाप एकत्रित हुई गुड़िया खाप के चबूतरे पर, और उन्होंने जो सिलेक्शन करना था, भाईचारे से ही चलती है राजनीति, तो जिसके भाई मजबूत हैं वो जीत जाए, जिसका भाई बेचारा कमजोर है, जनता के विश्वास पर खरा ना उतरता, वो हार जाए है। तो मैं चुनाव लड़ना चाहता था और मैंने अपनी अपील करी खाप की सरदारी से कि भी मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई आप इंडिपेंडेंट जिता दिए थे, आपको 2 अवसर दे दिए, 2 बार एमएलए बना दिए, अब आप साइड हो, किसी नए आदमी को अवसर देंगे। मैं चाहता था। अब आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा है ना, तो आप चौटाला साहब को भी छोड़ दिया आपने, हुड्डा साहब को पहले ही ठंडा पानी पी पी के आपने कोसा है, शराब दिया, ब्राह्मण का शराब लग गया, तो कहीं ना कहीं वो फिर साइड हो गए। अब आपके पास कोई मंच नहीं है। अब नरेश शर्मा करेगा क्या, कहाँ जाने वाला है, क्या करने वाला है नरेश? अपने खुद का मंच पे काम करेगा या फिर किसी दूसरे मंच पे फिर कहीं ना कहीं तलाश रहा कोई मंच? शब्दों का अंतर, आप घुमा फराक बुझो हो, पर इतना बावड़ा मैं भी न रह रहा। लंबा साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने हुड्डा को ना शराब दिया ना कोशा, मैंने दिल की लगी और दर्द दिल बयां किया है। अब उसमें कौन कौन सी बात फिट बात बैठ गई वो मैं अनुभव के आधार पर बोलूँ। पढ़े तो मैं काशी जी पढ़े और तो बामण ना, मैं तो अनपढ़ बामण हूँ। तो मैं तो वो जो एक्सपीरियंस होया है लंबी 16-17 साल का, अपने भाई धीरपाल और चौधरी देवीलाल गैल रहने लग गया था। तो आप जिस भी फील्ड में ट्रेड में जाओगे उसमें कुछ तो तजर्बा तो हासिल होएगा। तो मैंने तो ये बेरा है कि भाई दूध की रुखाली बिल्ली है। हुड्डा साहब अपने मुकदमे से बचने के लिए बीजेपी से हाथ मिला रहा है, कांग्रेस की सत्ता बनने का कोई संभावना है ही नहीं। तो आज देखो, दुर्भाग्य देखो आप हरियाणा प्रदेश का, कि पंचायतों के चुनाव और नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव ये भाईचारे के चुनाव होते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, कोई भी नेता हरियाणा प्रदेश का छोटा या बड़ा जवाब दे कि लोकसभा से लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, चाहे वो विधानसभा की बात हो चाहे मेंबर पंचायत की बात हो, कौन सा चुनाव भाईचारे का प्रतीक नहीं होता? और कौन सा चुनाव भाईचारे के सहयोग बिना, योगदान बिना, आशीर्वाद बिना जीता जा सकता है? जब बीजेपी अपनी सारी सीट लेकाड़ के लेगी, ये जो कांग्रेस की जूतियों में दाल बट रही है, बंदर बाट हो रहा है, सत्ता तो गई 700 कोस दूर चली, 100 कोस नहीं। कांग्रेस पार्टी का यही नेतृत्व तो रहा, तो भविष्य में कभी सत्ता की उम्मीद ना करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, शराब नहीं दे रहा। और जो मेरे को दर्द दिया, 30 साल की साधना बंकरी और टिकट मैं ले रहा था और पिता पुत्र वोट दूसरे निर्दलीय की मांग रहे थे, तो ये कलंक नहीं था कि कांग्रेस पार्टी में गरीब घर का साधारण परिवार का कार्यकर्ता जिसने 30 साल तक इनका सहयोग कराया, मर मिटने के लिए तैयार रहा और उसके साथ धोखा कर दिया, तो रोने से भी चले जाए, हम टेप लगा के बैठ जाए, दर्द होगा, वो आदमी रो होगा भाई साहब। तो मैं दर्द दिल बयां कर रहा था। मैं किसी को शराब वराब नहीं देता, ना मैं ऐसा महात्मा बुद्ध अगर मैं शराब दे दूँ वो पार उतर जाए। मैं तो हकीकत से परिचित करता हूँ अपने भाईचारे को, और भाईचारे के बिना सब कुछ अधूरा है। और रही मंच की बात, सुनो आप, मेरी राजनीति मंच से शुरू नहीं हो रही, मेरी राजनीति मंच है मेरा भाई, मेरा भाईचारा, मेरी खाप, मेरा विधानसभा क्षेत्र, वो है मेरा मंच। ये नेता वेता के कद धक्का मार दे और फिर इनकी कौन सी पार्टी है? ये पार्टी में किस्से में बैठे हैं, जिस थाली में खाऊं में छेद करे हैं, मिल रहे किस्से तो हैं, गुण किस्से का गांव है, दिन में दूसरी पार्टी में हो, रात ने दूसरे हाथ में लाया है। इनका को खाना है कोई नहीं, हम नहीं उतना करते। हम तो किसी की गैल खड़े हैं ना भाई साहब, उसके दिलो जान से है, खड़े हैं ना, चाहे 5 मिनट खड़े तो 5 मिनट उससे क्या। और रही दूसरी बात है, हमारा यहाँ नफी सिंह राठी हमारे भाई साहब शुरू हुई है, लोकसभा के उम्मीदवार थे, उनका आकस्मिक देहांत हो गया। उसके बाद में एमपी का कैंडिडेट मैं था ही नहीं, तो मैं एमपी का चुनाव लड़ता तो हमारी पार्टी के सबल और सक्षम हालात इस क्षेत्र में नहीं थे। तो इसलिए मैंने हाथ जोड़ के बताया कि भी मेरी कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो मैं पार्टी को टाइम नहीं दे सकता और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो अभय सिंह ने संघर्ष किया, अभय सिंह मर्द मानस है, अभय सिंह जुबान का धनी है,
कोई विवाद थोड़ी है, उसने कोई हमारा बुरा थोड़ी कराया। आपने सगे भाइयों की तरह हमारे को साथ रखा है, हर मोड़ पर मान सम्मान, हर तरह का मान सम्मान दिया। और हमने पार्टी में किसान आंदोलन में 2.5-3-4 साल तक किसानों के लिए आवाज़ उठाई, अब्बे के साथ खड़े हुए, अब्बे की ईमानदारी से सहयोगी बने उनके। नरेश शर्मा जी, हाँ जी, मनीष ग्रोवर ने कहा चुनाव जीतने के बाद कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट देके और इनको बेसहारा छोड़ दिया सब लोगों को। तो क्या वास्तव में ही प्रचार प्रसार हुड्डा साहब के हाथों में बागडोर थी तो बेसहारा छोड़ दिया इन लोगों को? देखिए, ये अपनी जो कांग्रेस का प्लेटफार्म है ना, जो कांग्रेस पार्टी गृह युद्ध से जूझ रही है, इन्होंने नाक का पापड़ा लंबा कर रखा है। ये नाक की लड़ाई लड़ते रहे और इन्होंने उम्मीदवारों का बिल्कुल सुनना छोड़ दिया, बिना रखवाली के उन्होंने बुरी बुरी हार हुई है कांग्रेस पार्टी की। अगर ये मैदान में उतरे तो इतनी गंभीर और इतनी बुरी परिस्थितियां नहीं होनी थी। हमारे साथ नरेश शर्मा जी पूर्व विधायक बादली से खास बातचीत में मौजूद हैं और ये अच्छी खासी बेबाक तरीके से बातचीत करते हैं। जो बात होती है वो सबके सामने स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्टवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं ये खुद भी। शर्मा जी, चलो मान लेते हैं आपकी बात, हुड्डा साहब नेतृत्व कहते हैं कि ये रहा तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, सीधा सा यही है, यही तो कह रहे हो? नहीं, हुड्डा सरकार तीसरी बार, ये चौथी बार तो होती है कौन है, चांस ना होते। स्वयं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भिन्न भिन्न मंचों से, भिन्न भिन्न रैली जलसों में, भिन्न भिन्न जिलों में, भिन्न भिन्न विधानसभाओं में बार बार ये कहा है कि तुम आखिरी लड़ाई लड़ लूँ, मेरी भी उम्र बद गई, मैं ही आखिरी लड़ाई लड़ लूँ। लोग तो उसी के समर्थक बैठते हैं, जो जिसका जलसा होगा उसी पार्टी के तो जाएंगे। वे ताली भी बजाते थे, वे किलकी भी मारे थे और हाथ भी ठाव थे। अब वो जो स्वयं खुद कह रहे थे अगर मेरी आखिरी लड़ाई है तो क्या उम्मीद कर सकते हैं, उनको खुद कोई उम्मीद नहीं है। अब आपकी आखिरी लड़ाई? मेरी आखिरी लड़ाई जीऊंगा इतना जन सेवा। अभी चुनाव आखिरी सांस तक। चुनाव की आखिरी लड़ाई क्या? चुनाव की आखिरी लड़ाई बताया ना स्पष्ट शब्दों में। अगर इस बात में फर्क पा जाए, आप जांच कर लो, पत्रकार हो आप तो खोज बार भी आपकी खापे आ गई, समुद्र में तो खबर काट लो। सच्चाई है 101% कि मेरे भाईचारे ने हमारे ही गांव से अपना छोटा भाई है जीते, उसको उम्मीदवार बना दिया। दोनों भाई हम लड़ते तो दुर्दशा हो जाती। अब वो जो ही उसको मतदाताओं ने समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, वो उसने हासिल कर लिया। चलो मान लेते हैं। शर्मा जी, अब जो चुनाव आएंगे अभी, तो क्या लगता है नरेश शर्मा अगर खापे आके कह देती है नहीं आप बैठ जाइए, हम आपको चुनाव नहीं लड़ाने वाले, तो बैठ जाएंगे या चुनाव लड़ेंगे? इरादा है अभी क्या क्या? बैठ जाऊंगा, कान भी ना मारूं। हर भाई कहेंगे चल, पीठ पर धरेंगे, आशीर्वाद देंगे, तो रुकू नहीं किसी तूफान से भी। और मेरे भाई नु का दे घर बैठा आराम कर, तो कान भी ना मारूं, जो आदेश होगा उसकी अनुपालना करूंगा। चलो शर्मा जी, अब बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है साहब, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ना तो झज्जर में दिख रहा है मुझे, ना आपकी बादली में कुछ ऐसा दिख रहा है। अब तो हुड्डा साहब नहीं है, पी पिता पुत्र गुलाबी गैंग, पता नहीं क्या क्या कहा आपने। मन ने भी पूरा देश का है, मन ने भी तो कितने तो सुन के कही होगी। मैं कि कवि हूँ आप बना ली, मन ने भी सुन के कही कितने। चलो मान लेते हैं। अब क्या कहेंगे, सैनी साहब की सरकार है, खट्टर साहब भी नहीं रहे, चलो उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, लोग कहते थे वो सही नेताओं के साथ भी सही ढंग से पेश नहीं आते थे, जनता के साथ भी। अब तो सैनी साहब जो मिलनसार व्यक्ति हैं, तो क्या कहेंगे, अब भी कोई बाकी रह गया कुछ? देखो, मैं निष्पक्ष आधार पर बात करता हूँ। सैनी साहब का मिलना जुलना, रवैया, काम करने का। आप मिले या नहीं मिले? मैं 2 बार मिल हूँ। किस तरीके से आपका उनको? मैं जो अपने विधानसभा के जो एक्स MLA हैं उनके साथ जो इस चुनाव से पहली टर्म थी, उस बार 2 बार मिलने का अवसर मिला है। खट्टर साहब से भी मिला था, उनका अच्छा व्यवहार नहीं था, लेकिन इसने तो सब MLA से अच्छा व्यवहार किया और व्यक्तिगत खुद आए और पूरा टाइम दिया और आश्वासन भी दिया कि भी अब तो चुनाव आचार संहिता 1-2 दिन में लग जाएगी, मैं कोई बात और टिल्लूर मेरे को शर्मिंदा होना पड़े वो अमली जामा पहन नहीं सकती, अब मैं चाहूँगा जब भी, लेकिन चुनाव के बाद में आप मिल लेना, मैं ज़रूर इन बातों पर गौर करूँगा और कोशिश करूँगा इन पर अमली जामा पहनाने की। और अच्छा व्यवहार है उसका और अच्छा बर्ताव, काम करने के भी प्रयास कर रहा है। पर ये जो टीम है ना, टीम
ये जो सत्ता के भूखे भेड़िया जो गैर लाग रहे हैं, इनका बरता है कौन है, डेढ़ हाथ की कोच है इनकी, कितना एक हालदे भरा है ना इनका। ये जो है ना मुख्यमंत्री महोदय को डिस्टर्ब कर रहे हैं, काम नहीं करने देते। रही रिजल्ट की बात, तो कोई भी सरकार है कम से कम 1 साल तक तो उसका इंतजार करना पड़ेगा, दोषारोपण नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार को जमने में भी, सरकार को प्रशासन की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, सरकार को बहुत भिन्न भिन्न पहलुओं पर काम करना पड़ता है। तो 1 साल के बाद में रिजल्ट आएंगे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो जीटी रोड है ना, हरियाणा को जितने नेशनल हाईवे दिए हैं, इनको रिकॉर्ड तोड़ है। चारों तरफ नजर घुमा के देखो, प्रदेश में घूम कर चारों तरफ काम चल रहा है। तो फिर झज्जर का भी बता दीजिए, गीता बुक्कल, कुलदीप वैश्य, यहाँ चारों तरफ कांग्रेस का ही दबदबा है, तो यहाँ काम होंगे या फिर एक समान नहीं होगी? ये काम तो हो जाए, करनी खोड़ है। ये नेता तो बार बार कह रहे हैं हमें तो ग्रांट नहीं मिल रही, हम तो विपक्ष में हैं, हम जीते, हमारे एरिया में काम नहीं कर रही है सरकार, हमें तो साइड के किनारे कर दिया जा रहा है, तो पैसे कहाँ से आए, ग्रांट तो सरकार देगी। देखिए सामने जूता पड़ा है और उसमें आप पैर निकालोगे और उसने पैरोगे नहीं, और आप न्यू कहने लग जाओ दूर बैठ बैठ कर, ये जूता मेरे पाम आता है ना, ये जूता मेरे पाम आता है कौन है। एमएलए का दायित्व है कौन सी रणनीति अपनानी है, क्या कूटनीति अपनानी है, क्या आधार बनाना है। जो इनके 25 करोड़ रुपए पिछली बार थे, अगर इन्होंने घोटाला कर दिया तो ये खा गए, अगर इन्होंने घोटाला नहीं किया और ये लेने में असफल रहे तो असफल एमएलए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, अगर ये प्रयास करेंगे तो 19-21 तो हो सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो एमएलए फंड है उसका तो हिसाब दे दो, वो तो पूरा लिया हो। अगले ने काम चल रहा है, बिना ले तो जरूरत क्या है प्रयास करने की, मेहनत करने की। काम कैसे, बातें बनाने से काम चल रहा है, बार बार जीत रहे हैं। अब वो अब की बार देखेंगे कैसे जीतेंगे। लेकिन वो तो जनता की गलती है ना, बार बार जनता जिता रही है, तो कुछ तो दम होगा उन लोगों में। जनता भी तो भ्रांति में थी ना, उड्डा सरकार तीसरी बार, ईब तो जनता रो है, अगर माथे मीट मार ली। लेकिन जनता भ्रांति में थी, आप भ्रांति में नहीं थे, आपको साफ बता देते सरकार नहीं आ रही है, आपने कहा था। मैं तो ये भी बताऊं हूं, अब भविष्य में भी सरकार नहीं आ सकती, नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ेगा। पुराने जो परंपरागत कांग्रेसी थे कुछ तो मर गए, इन अकनागत कटवा दिए, बेचारे बूढ़े हो गए, लेकिन जो जिंदा हैं उनको, कुछ घर भी बैठे हैं, कुछ इधर उधर पार्टी ज्वाइन करके, उन सब से हाई कमान ने किसी को नियुक्त करना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा, उनको वापस लेना पड़ेगा, उनको वही पुराना मान सम्मान जो वे अपमानित करे थे स्थानीय राजनीति में, बार बार जलील करते थे ये उनको, कि या तो हमारे को महिमा मंडित करो, या तो हमारा गुणगान करो, या फिर कांग्रेस पार्टी। हालात ऐसे पैदा कर देते थे कि लोग घर बैठने के लिए हमारे जैसे कार्यकर्ता जिन्होंने 30-30 साल साधना की मजबूर हो गए, अपमानित कराते थे, बेइज्जत कराते थे, आंखों के आगे कागज चढ़ा लेते थे, इतनी जलालत करते थे जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आज इनको तुरंत प्रभाव से कांग्रेस पार्टी, वैसे इनका काम होने जा रहा है, जल्द से जल्दी इनको बाहर किया जा रहा है। बेशरम हुए पड़े हैं, रात ने बीजेपी हड़ताल मिले, दिन में कांग्रेस की जय बोलते हैं, बेशरम हुए पड़े, इज्जत तक में रह नहीं रही। जिसा इन लोगों के साथ करा था उसा इनके आगे रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बताऊंगा समय आने पर, और बहुत कुछ घटनाएं घटनी है, इनको तो मैं इस टाइम भी बताऊंगा। 20 साल जिया तो जिस तरह भजनलाल का छोरा कुलदीप टिकट की लाइन में लाग रहा था ना, इस तरह इन्हें भी लाइन में लागना पड़ेगा किसी न किसी पार्टी में। जी आज ये बातें बना रहे हैं ना, जिस पेट पे बैठे उसको काट रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। एक बार पार्टी छोड़ के दिखाओ ना, चाहे बीजेपी में जाओ, चाहे न्यारी बना लो, जब बेरा पट्टेगा राजनीति का। अब तो कांग्रेस की वोटों पर दमनकारी नीति अपना के कूद रहे हैं ना, फिर बेरा पट्टेगा। अब कांग्रेस की वोट साइड में होती है, कितना वजूद है, कितनी ताकत है, कितनी सीट ले आऊंगे, जो अपनी भी नहीं हार जाए तो छोड़ दो तो सही। एक बे क्यों कलंकित कर रहे हो पार्टी ने, कति खत्म करके मानोगे। जी तो नरेश शर्मा जी कुछ और कहना चाहेंगे हरियाणा के लोगों को, भारत के लोगों तड़के थे लागे जाऊंगा, आप पूछ रहा हो अपनी तरफ तक के कहूं मैं। काफी लंबी बात का त्योहार था, सब अमन चैन भाईचारे थे मिल लिया, और सारे मतभेद दिखा के भाईचारे को कायम रखो, प्यार से अपने काम धंधे करो, और अपने बालकों की उन्नति तरक्की के लिए अच्छी उनको शिक्षा दो, अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो,
और आपसे तड़के तय पूछे जाओ, मैं बताई जाऊंगा जो भी विषय हो। शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया, आपसे बातचीत की, आप हरियाणा न्यूज़ 24 पे आए। धन्यवाद लंबा साहब, धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। तो हमारे साथ ये नरेश शर्मा जी खास बातचीत में बने हुए थे हरियाणा न्यूज़ 24 पे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।